हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जैसे कि चैप्टर का नाम था इरिगेशन एंड ड्रेनेज। इसमें से हमने इरिगेशन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम ड्रेनेज की बात करेंगे। ड्रेनेज ड्रेनेज क्या है? तो हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर रिमेन्स ऑन सॉइल सरफेस आफ्टर इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, लीचिंग एंड एवेपोरेशन इज कॉल्ड ड्रेनेज। जब सॉइल के अंदर वाटर जाता है फर्स्ट टाइम, तो हमने देखा कि इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, लीचिंग और एवेपोरेशन में वाटर का लॉस होता है। उसके बाद भी अगर सॉइल के जो पोर स्पेस है इसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, तो ये हमारी क्रॉप के लिए, प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो इस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को हमारे को फील्ड से रिमूव करना होगा आर्टिफिशियली। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसी को हम लोग ड्रेनेज बोलेंगे। अब जब ड्रेनेज हम लोग करते हैं, तो ड्रेनेज करते समय हमारे को ड्रेनेज चैनल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और जब ड्रेनेज चैनल का हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं। एक को हमने बोला है सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज, मतलब कहाँ पर चैनल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और सेकंड को हमने बोला है मेथड्स ऑफ ड्रेनेज, मतलब कैसे हम लोग चैनल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तो पहले सिस्टम की बात करें तो 3 सिस्टम है। फर्स्ट है नेचुरल सिस्टम, सेकेंड है ग्रिड आयरन, थर्ड है हेरिंग बोन। ऐसे ही मेथड्स कितनी हैं? तो मेथड्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, सरफेस ड्रेनेज और इसके बाद हम लोग बात करें तो सब सरफेस ड्रेनेज। अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सिस्टम्स की। सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज अगर हम लोग देखें तो 3 सिस्टम है। फर्स्ट है नेचुरल। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? द ड्रेनेज चैनल आर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू स्लोप ऑफ लैंड, या स्लोप ऑफ, हम लोग बात कर सकते हैं नेचुरल स्लोप ऑफ लैंड। जैसे हमने बात की कि ये फील्ड है, अलग अलग हम उसमें बात कर रहे हैं, सिस्टम्स हैं। फर्स्ट सिस्टम को हमने यहाँ पर क्या बोला है? नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में क्या होता है कि जब हम ड्रेनेज चैनल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये होता है अकॉर्डिंग टू नेचुरल स्लोप। जहाँ जहाँ ये जो स्लोप जाएगा वहाँ वहाँ हमारी चैनल्स जाएंगी। ये मेन ड्रेनेज चैनल हो गई और ये हमने देखा सेकेंडरी चैनल्स हो गई। सेकेंडरी चैनल से मेन चैनल में वाटर आएगा और ये जो मेन चैनल है ये इसको फील्ड से रिमूव कर देगी। तो जब इस तरह से नेचुरल स्लोप के अकॉर्डिंग ड्रेनेज चैनल हम लोग बनाते हैं तो इसको बोला जाएगा नेचुरल सिस्टम। सेकेंड हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रिड आयरन सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम में हम लोग क्या बोल रहे थे? द मेन ड्रेनेज चैनल अनकंस्ट्रक्टेड थ्रू लोअर पॉइंट ऑफ द फील्ड। फील्ड के लोअर पॉइंट पर, जैसे फील्ड है तो ये इसका लोअर पॉइंट हो गया, यहाँ पर मेन चैनल हमने बना दी है और ये पूरे फील्ड से सेकेंडरी चैनल जो है इसमें आकर कनेक्ट हो रही है। अब आप देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी चैनल है इससे वाटर मेन चैनल में आएगा और मेन चैनल इसको फील्ड से रिमूव कर देगी। जब ऐसा होता है तो हम इस सिस्टम को बोलेंगे ग्रिड आयरन सिस्टम। जब लोअर पॉइंट पर फील्ड के ड्रेनेज चैनल बनाएंगे तो उसको ग्रिड आयरन बोलेंगे, नेचुरल स्लोप के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो नेचुरल सिस्टम बोलेंगे। और जब मेन ड्रेनेज चैनल का कंस्ट्रक्शन होता है मिडिल लाइन ऑफ द फील्ड, फील्ड के मिडिल से जब इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं तो इसको बोला जाएगा हेरिंग बोन सिस्टम। जैसे फील्ड का सेंटर है, यहाँ पर ये मेन चैनल हो गई, बोथ साइड से आप देखोगे कि सेकेंडरी चैनल जो है इसमें आकर कनेक्ट हो रही है। सेकेंडरी चैनल से वाटर आएगा मेन चैनल में और ये मेन चैनल जो है इसको फील्ड से रिमूव कर देगी। जब सेंटर से जाएगी तो इस सिस्टम को बोलेंगे हेरिंग बोन सिस्टम। तो यहाँ पर हमने अभी जो बात की है वो क्या बात की है? अभी जो हमने बात की है वो ये है कि हम ड्रेनेज चैनल का कंस्ट्रक्शन फील्ड में कहाँ पर कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज। जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि नाली या जो ड्रेनेज चैनल हम लोग बनाने वाले हैं वो कैसे बनाएंगे, तो इसको बोला जाएगा मेथड्स ऑफ ड्रेनेज। और इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 तरह की मेथड आती है। फर्स्ट है सरफेस ड्रेनेज। 30 सेंटीमीटर और 1 फुट डीप open drainage channel are constructed on soil surface which are broad at top and narrow at the bottom। ये हमने बात की है, ये जो चैनल का कंस्ट्रक्शन सरफेस के ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं? यहाँ पर तो ये क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। यहाँ पर आप देखोगे कि सॉइल का इरोजन भी होता है। ओपन चैनल बनाई है, जब उसमें से वाटर जाएगा
तो आप देखेंगे कि साथ में सॉइल भी जाएगी। हमने कहा कि ये सॉइल इरोजन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में हम लोग बात करते हैं कल्टीवेटेड सॉइल एरिया ऑक्यूपाइड बाय चैनल। मतलब हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो हम लोग चैनल बनाते हैं इसमें कुछ कल्टीवेटेड सॉइल का एरिया जो है चला जाता है, तो उसका एरिया हम लोग देखते हैं कम हो जाता है, क्योंकि ये चैनल उस एरिया को ऑक्यूपाइड कर लेती है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि पॉपुलर इन इंडिया, इंडिया में पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ये जो इजी एंड चीपर मेथड है, सस्ती है और सरल है, इसलिए इंडिया में पॉपुलर है। यहाँ हम लोग 3 चैनल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, टेम्पररी ओपन चैनल, परमानेंट ओपन चैनल और थर्ड है कट आउट ड्रेन्स। अब हम लोग इसको जरा देखें तो किस तरह से बात आती है। सबसे पहले टेम्पररी ओपन चैनल की बात करते हैं। टेम्पररी ओपन चैनल में 10 to 15 सेंटीमीटर डीप टेम्पररी चैनल आर कंस्ट्रक्टेड बिफोर रेनी सीजन। रेनी सीजन जैसे हमारा स्टार्ट होने वाला है 15 जून के आसपास, तो हम मई लास्ट में या फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये जो चैनल है इनका कंस्ट्रक्शन कर देंगे। अब रेनी सीजन में हमने देखा जब हेवी रेनफॉल होगी इससे ड्रेनेज हो जाएगा, बाद में हम ये जो चैनल है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं विद द सीजन कंप्लीट होने के साथ हम इस चैनल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन हेवी रेनफॉल एरियाज यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्लेस बाय 1 to 2 मीटर वाइड एंड 30 to 90 सेंटीमीटर हाई बेड्स। यहाँ पर हम चैनल की जगह ऐसी बेड्स बना देते हैं। टेम्पररी ड्रेन्स आर मेड बाय सॉइल, ये सॉइल से ही हम लोग ये जो चैनल है इनका कंस्ट्रक्शन करते हैं, इनको बनाते हैं। टेम्पररी चैनल है, टेम्पररी क्यों है, क्योंकि हमने सीजन के साथ इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन जहाँ कंटिन्यूसली हम लोग बात करते हैं, प्रॉब्लम बनी होती है किस चीज़ की, तो कंटिन्यूसली प्रॉब्लम होती है वाटर लॉगिंग की। जहाँ पर ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है वहाँ पर टेम्पररी चैनल से काम नहीं चलता है, तो वहाँ पर परमानेंट चैनल का हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं बाय ब्रिक्स एंड स्टोन। ब्रिक्स और स्टोन से हम लोग यहाँ पर परमानेंट चैनल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि सम पार्ट ऑफ फर्टाइल फील्ड इज ऑक्यूपाइड बाय दीज चैनल। एक बार हमने परमानेंट चैनल बना दी तो रेनी सीजन में ही ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम बात करते हैं रबी और जायद सीजन में भी यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो परमानेंट चैनल हमने बना दी है। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है। लेकिन हैवी रेनफॉल एरिया में हम परमानेंट चैनल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर तो कट आउट ड्रेन्स आती है। कट आउट ड्रेन्स का कंस्ट्रक्शन कहाँ पर होता है, द लेवल ऑफ केनाल इज हायर देन फील्ड। हमने कहा कि हमारे फील्ड से हायर लेवल पर केनाल है। जैसे हमने बात की कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये केनाल है और ये हमारा फील्ड है, तो केनाल हायर लेवल पर है। अब केनाल के अंदर से ये वाटर रन कर रहा है, तो हमने पढ़ा था सीपेज। सीपेज में हमने देखा था कि केनाल की वॉल से जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है वाटर का, उसको हम लोग बोलते हैं सीपेज। अब यहाँ से वाटर आ रहा है लीच आउट होकर या सीपेज के फॉर्म में आ रहा है, और हमारे फील्ड में क्या हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे हो रही है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी भर जाना। अब ये वाटर लॉगिंग हो गई है। अब ये वाली जो हमने बात की है कि इस तरह की जो चैनल हम लोग बनाते हैं, इससे क्या होता है कि ये जो केनाल का वाटर हमारे फील्ड में आ रहा है, हम इसका जो वे है या हम लोग इसको बोलते हैं इसका जो रास्ता है, हम उसको कट कर देते हैं। यहाँ पर हमने केनाल और हमारा जो फील्ड है इसके बिटवीन हमने यहाँ पर एक चैनल का कंस्ट्रक्शन कर दिया। केनाल और हमारा जो फील्ड है उसके बिटवीन हमने एक चैनल का कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब आप यहाँ मुझे बताएंगे कि ये जो केनाल का वाटर आ रहा है क्या ये हमारे फील्ड में अब पहुँच पाएगा? नो। उससे पहले ही ये जो चैनल हमने बना के रखी है ये क्या कर देगी, इस वाटर को रिमूव कर देगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो चैनल हमने बनाई है इसी को बोला जाता है कट आउट ड्रेन्स। इसी को कट आउट ड्रेन्स बोला जाता है। ये जो चैनल हमने बनाई है ये कितनी वाइड होगी,
तो 1 to 1.5 मीटर वाइड होगी और इसकी जो डेप्थ है वो होती है 1 मीटर। और इससे जो है आप देखेंगे कि ड्रेनेज जो है होता रहेगा और ये जो केनाल का वाटर है वो हमारे फील्ड में आने से रुकेगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं सरफेस ड्रेनेज चैनल्स। अब जब हम सरफेस ड्रेनेज चैनल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमारे को कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं। क्या है? तो फर्स्ट है 5 सेंटीमीटर स्लोप शुड बी मेंटेन्ड एट एवरी 30 मीटर लेंथ। एवरी 30 मीटर लेंथ पर हमारे को 5 सेंटीमीटर का स्लोप रखना है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जहाँ स्लोप होगा वहीं वाटर जो है इजीली फ्लो करेगा। तो स्लोप रखेंगे ताकि वाटर इजीली फ्लो कर सके। फिर हम लोग क्या करते हैं कि लाइट सॉइल है या सैंडी सॉइल है, यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं 40 to 50 मीटर लॉन्ग। एंड हेवी सॉइल जो है या क्ले सॉइल जो है यहाँ पर 20 to 25 मीटर लॉन्ग चैनल्स जो है इनका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये लॉन्ग की बजाय हमारे को क्या बोलना चाहिए? इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं और वो टर्म है डिस्टेंस बिटवीन टू चैनल्स। ये लॉन्ग की बजाय हमारे को यहाँ पर क्या बोलना चाहिए? हम लोग यहाँ पर बोलेंगे क्या? तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू चैनल्स। ये जो लॉन्ग है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे? हम यहाँ पर बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू चैनल्स। हमने कहा कि ये जो टू चैनल्स हमने बनाई हैं इसके बिटवीन क्या डिस्टेंस होना चाहिए? तो ये यहाँ पर भी डिस्टेंस आ गया और यहाँ पर भी डिस्टेंस आ गया। तो सैंडी सॉइल में डिस्टेंस होगा 40 to 50 मीटर और हेवी सॉइल में डिस्टेंस होगा 20 to 25 मीटर। अब होता क्या है, हेवी सॉइल में ड्रेनेज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यहाँ वाटर लॉगिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ ज़्यादा चैनल बनानी पड़ेगी और ज़्यादा चैनल बनाएंगे तो क्लोज बनानी पड़ेगी। लेकिन सैंडी सॉइल में ड्रेनेज की प्रॉब्लम कम होती है, इसलिए चैनल जो है थोड़ा सा डिस्टेंस पर बनाई जाती है। लास्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं? द मिनिमम डेप्थ ऑफ चैनल शुड बी 30 सेंटीमीटर। जो हम लोग चैनल बना रहे हैं उसकी मिनिमम डेप्थ 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेन ड्रेन शुड बी डीपर देन सब ड्रेन। मेन ड्रेन थोड़ी सी डीप होना चाहिए सब ड्रेन से। तो ये हमारे को प्रिकॉशंस यहाँ पर रखने हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं सब सरफेस ड्रेनेज की तरफ। सब सरफेस ड्रेनेज मतलब सॉइल की सरफेस के नीचे। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द स्लोप ऑफ लैंड इज मोर देन 1.5%। स्लोप कितना है? 1.5% या इससे ज़्यादा है। द ड्रेनेज चैनल्स आर कंस्ट्रक्टेड एट द डेप्थ ऑफ 3 to 6 फीट। 3 to 6 फीट डेप्थ में हम लोग सॉइल के अंदर क्या करते हैं? ड्रेनेज चैनल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करते हैं। इट इज कॉल्ड सब सरफेस ड्रेनेज। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वाटर टेबल। ये वाटर टेबल को रिड्यूस करती है और इसमें हमारे को यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर सॉइल इरोजन होने वाला है क्या? तो सॉइल इरोजन यहाँ पर नहीं होता है। एरिया ऑक्यूपाइड बाई चैनल, तो वो भी यहाँ पे नहीं होना क्योंकि अंडरग्राउंड चैनल है। ऊपर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो ऊपर आप लोग यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हैं, नीचे से ड्रेनेज होता रहेगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या बात करते हैं कि नॉट पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया में ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं कि ये वाली जो हम लोग सर्फ सरफेस ड्रेनेज की बात कर रहे हैं ये कैसी है भाई? एक्सपेंसिव एंड टफ मेथड होती है, इसलिए ये इंडिया में पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो ड्रेनेज चैनल का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके 5 टाइप्स होते हैं: स्टोन एंड रबल ड्रेन्स, टाइल ड्रेन्स, मोल्ड ड्रेन्स, पोल ड्रेन्स एंड पाइप ड्रेन्स। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 1 by 1। फर्स्ट आता है स्टोन और रबल ड्रेन्स। इट इज जनरली कंस्ट्रक्टेड बाय स्टोन और ब्रिक्स। द चैनल इज आइदर रेक्टेंगुलर और वी शेप्ड। The distance between two channels is 5 to 10 meter. If the small gravels filled in stone drains, it is called rubble drains. देखो ये दो तरह की होती है, V शेप में भी होती है और रेक्टेंगल शेप में भी होती है। एक ये V शेप है, ये
और ये भी हमने कहा वी शेप है। दूसरा शेप इस तरह का भी हो सकता है, रेक्टेंगल, लेकिन ज़्यादा यूज़ कौन से शेप होते हैं, तो वी शेप जो है ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब हमने कहा ये ऐसी ड्रेन है और इसको हमने क्या किया है, स्मॉल ग्रेवल से इस तरह फिल कर दिया। ये इस तरह से स्मॉल ग्रेवल से इसको फिल कर दिया। जब ऐसा करते हैं तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तब हम लोग इसको बोलते हैं रवल ड्रेन्स। और अगर हमने ये चैनल को इस तरह से खाली रखा है, हम लोग इसको खाली रखते हैं, बस यहाँ ऊपर से इसको इस तरह स्टोन से कवर कर देते हैं। ये स्टोन्स के गैप के बिटवीन यहाँ से वाटर जो है इंटर करेगा और ये क्या हो जाएगा, फील्ड से रिमूव हो जाएगा। ये अंदर से इस तरह से हमने कहा खाली है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा स्टोन ड्रेन्स। इस तरह से ग्रेवल से फिल कर दिया तो रवल ड्रेन्स, खाली रखा तो स्टोन ड्रेन्स। डिस्टेंस कितनी होगी, 5 to 10 मीटर डिस्टेंस होगी बिटवीन टू चैनल्स। वी शेप बनाते हैं और रेक्टेंगल शेप में भी इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमारे पास जो मेथड आती है वो है टाइल ड्रेन्स। ये जो है इसमें 30 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग पोर टाइल्स हैविंग 7 to 10 सेंटीमीटर diameter are used to construct tile drains. The distance between two drains is 4 to 9 meter. 5 centimeter slope should be maintained at every 30 meter distance. अब यहाँ पर बात ध्यान रखना, बेस्ट मेथड फॉर अंडरग्राउंड ड्रेनेज। अंडरग्राउंड ड्रेनेज की बेस्ट मेथड है। इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, ये इस तरह की टाइल होती है, सेमी सर्कल टाइल होती है, ये इस तरह से। इसकी जो अपर साइड है यहाँ पर ऐसे पोर्स होते हैं, नीचे जो टाइल हम लोग लगाएंगे वो विदाउट पोर्स होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो है 30 to 45 सेंटीमीटर। ये हमने कहा इसका क्या है, ये डायमीटर है। डायमीटर कितना है, 7 to 10 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन टू चैनल्स कितनी है, 4 to 9 मीटर। ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज की बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट मेथड है मोल ड्रेन्स। मोल ड्रेन्स, अब ये जो मोल ड्रेन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, दीज आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लाउ विच इज कॉल्ड मोल प्लाउ। मोल प्लाउ की हेल्प से हम इनका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो चैनल होती है इसका डायमीटर होता है 8 to 15 सेंटीमीटर। 8 to 15 सेंटीमीटर डायमीटर की ये अंडरग्राउंड चैनल्स होती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पोल ड्रेन्स। पोल ड्रेन्स क्या है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ टिम्बर बोर्ड्स एंड बम्बूज। द विड्थ ऑफ पोल ड्रेन्स इज 30 सेंटीमीटर विड्थ होती है और डेप्थ होगी 80 to 90 सेंटीमीटर। हम इनका कंस्ट्रक्शन कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमारे पास आप देखोगे वुड या टिम्बर बोर्ड्स, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं कि हमारे पास जो है बम्बू जो है बहुत सारे अमाउंट में अगर हमारे पास है तो उसकी हेल्प से हम लोग इस तरह की चैनल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इनको इस तरह से लगा दिया जाता है और ऊपर से भी हम लोग इसको इस तरह से क्लोज कर देते हैं। इसके बिटवीन गैप में से वाटर आएगा और ड्रेनेज हो जाएगा। इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो है आप देखोगे कि ये चैनल 3-4 ईयर में डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों, क्योंकि टिम्बर और ये जो है इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, मतलब सड़ जाती है। लास्ट में आता है पाइप ड्रेन्स। पाइप ड्रेन्स में क्या होता है, पोर्ड स्टील आर सीमेंट पाइप ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर। 10 सेंटीमीटर डायमीटर का हमने कहा पोर पाइपलाइन होती है, पाइप होता है, सीमेंट का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। इस तरह का पाइप है, इसके टॉप पर इस तरह के पोर्स होते हैं, ये नीचे की तरफ पोर्स नहीं होते हैं, केवल टॉप वाली साइड पर होंगे ये। अब आप देखेंगे कि ये पोर्स से वाटर जो है अंदर आएगा और यहाँ से ड्रेनेज हो जाएगा। इसका डायमीटर कितना है,
तो इसका डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। इसको हमने कहा है पाइप ड्रेन्स। इस तरह से ये हमने बात की। अब हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आता है ड्रेनेज कोएफिशिएंट। ड्रेनेज कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या है? जैसे कोई एरिया है, ये वाटर लॉग एरिया है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ ड्रेन वाटर इन 24 आवर्स फॉर ए सर्टन एरिया एट द रेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, या इसको हम बोलते हैं 1 क्यूमेक इज कॉल्ड ड्रेनेज कोएफिशिएंट। जैसे ये एरिया है, यहाँ से हम लोग जब ड्रेनेज करते हैं तो 24 आवर्स में 1 क्यूमेक के रेट से वाटर जो है क्या कर रहा है, वाटर हम लोग यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। 24 आवर्स की बात हो रही है, 24 आवर्स में एट द रेट ऑफ 1 क्यूमेक। तो जितना एरिया यहाँ पर खाली होगा, जैसे इतना एरिया से वाटर जो है रिमूव हो गया, ये इतने एरिया से, तो ये उस एरिया का क्या हो जाएगा, तो ये उस एरिया का हो जाएगा ड्रेनेज कोएफिशिएंट ये। और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसमें, तो इन हेक्टेयर। इसको हेक्टेयर में कैलकुलेट करते हैं ड्रेनेज कोएफिशिएंट को। ठीक है, तो जितना एरिया जो है खाली होगा, वाटर जितने एरिया से रिमूव होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ड्रेनेज कोएफिशिएंट। आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में हमने एक बात की थी कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इरिगेशन जो है, मैक्सिमम इरिगेशन जिस प्रोजेक्ट से होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोजेक्ट को बोला जाता है टैंक इरिगेशन। टैंक इरिगेशन उसको हम लोग बोलते हैं। टैंक इरिगेशन प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा इरिगेशन होती है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 टाइप के होते हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। हमने कितना एरिया ये प्रोजेक्ट कवर कर रहा है और इसकी कॉस्ट कितनी है, उस बेसिस पर इसको लार्ज, मीडियम और स्मॉल कहा है। लार्ज की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट कितनी होती है, हम लोग बात करते हैं मोर देन 5 करोड़। 5 करोड़ से ज़्यादा कॉस्ट होती है। और ये कितने एरिया को कवर करता है, मोर देन 1000 हेक्टेयर। मोर देन 1000 हेक्टेयर एरिया कवर कर रहा है और कास्ट कितनी है, मोर देन 5 करोड़। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग बोलेंगे लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट। मीडियम की बात करें तो ये कवर कितना एरिया करता है, 1000 टू 10,000 हेक्टेयर एरिया को कवर करता है। और इसकी कॉस्ट अगर हम लोग देखें तो 20 लाख टू 5 करोड़ रुपीस होती है। इसको मीडियम बोला। और स्मॉल प्रोजेक्ट जो हैं ये अप टू 1000 हेक्टेयर, या इसको हम बोल सकते हैं कि 1000 हेक्टेयर और लेस देन 1000 हेक्टेयर जो एरिया होता है उसको कवर करता है। इसकी कॉस्ट कितनी होती है, तो प्लेन एरिया की बात करें तो 25 लाख, और अगर हम लोग हिली एरिया की बात करें तो 30 लाख जो है इसकी कॉस्ट होती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो कॉस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं ये डेटा बहुत ही पुराना है, 70s 80s का डेटा है। अभी तो आप देखोगे कि जो कॉस्ट है 500 करोड़ 700 करोड़ ऐसी होती है। ठीक है, लेकिन बुक्स में यही चल रहा है इसलिए हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने बात की है इरिगेशन प्रोजेक्ट की। आगे हम लोग बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये हम लोग देखते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बाय प्लानिंग कमीशन एंड ICR डिवाइडेड इनटू 8 एग्रोक्लाइमेटिक जोन। ICR ने 8 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है। और ICR ने फॉर NARP नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कितने में डिवाइड किया है, तो 127 में, या 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है ICR ने। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स तो हो गए, इसके अलावा आता है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स आते हैं। और ये जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं ये किसने दिए थे भाई, ये दिए हैं NBSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। इसने कितने दिए भाई, तो इसने रीजन दिए हैं 20। और अगर हम लोग बात करते हैं इसी ने सब रीजन्स कितने दिए हैं, तो सब रीजन्स दिए हैं 60। रीजन्स दिए हैं 20, सब रीजन्स दिए हैं 60। आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आता है एवरेज एनुअल रेनफॉल इज अबाउट
118.7 सेंटीमीटर। ये किसकी है भाई? इंडिया की। और एमपी की कितनी है? 112 सेंटीमीटर। इंडिया की एवरेज एनुअल रेनफॉल इससे पहले कितनी थी? ये थी 119.4 सेंटीमीटर, लेकिन एट प्रेजेंट कितनी है? 118.7 सेंटीमीटर ये इंडिया की है। और एमपी की कितनी है? 112 सेंटीमीटर। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो होती है इंडिया के अंदर वो किससे होती है? साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ रेनफॉल होती है। कितनी? 75 to 80%। 75 to 80%। ये साउथ वेस्ट मानसून कौन सा है? जो सबसे पहले इंडिया में इंटर करता है कोस्टल एरियाज ऑफ केरला। केरला के जो कोस्टल एरिया है सबसे पहले वहाँ आएगा, फिर धीरे धीरे इंडिया में इंटर करेगा। ट्यूबवेल आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया। इंडिया में इरीगेशन का लार्जेस्ट सोर्स ट्यूबवेल है, विच कवर 45% ऑफ टोटल इरीगेटेड एरिया। 45% के अप्रॉक्स इरीगेशन होती है ट्यूबवेल से। आगे हम लोग चलें तो आगे हमारे पास आता है 40% एरिया ऑफ एमपी एंड 53% एरिया ऑफ इंडिया इज इरीगेटेड। ये इतना इरीगेटेड है इंडिया और एमपी का एरिया। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की लार्जेस्ट रिवर गंगा है। और अगर हम लोग एमपी की बात करें तो एमपी की कौन है? तो नर्मदा। और नर्मदा को इसीलिए हमने कहा है लाइफलाइन ऑफ एमपी। एमपी की लाइफलाइन बोला है। क्ले सॉइल हैज़ द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमने कहा क्ले सॉइल की मैक्सिमम होती है और सैंडी सॉइल जो है इसकी मिनिमम होती है। क्या होता है कि सॉइल के पार्टिकल्स का साइज जितना छोटा होगा, वाटर होल्डिंग मतलब वाटर को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखना है, उस एबिलिटी को बोला जाता है। तो क्ले की ज़्यादा होती है क्योंकि क्ले के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। सैंड में आप वाटर डालोगे, ये एब्जॉर्ब फास्ट करेगा, बट ये जल्दी से कहाँ चले जाएगा? लोअर लेयर में चला जाएगा, मतलब होल्ड कम करेगा। लेकिन क्ले में एब्जॉर्प्शन का रेट स्लो होता है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? इसकी मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है। फिर हम लोग बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी इंक्रीज। फील्ड कैपेसिटी इंक्रीज इफ द पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल इज डिक्रीज। पार्टिकल साइज छोटे होंगे तो फील्ड कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जैसे सैंड के पार्टिकल जो हैं बड़े हैं, इसलिए फील्ड कैपेसिटी है ओनली 4.5। लोम के उससे छोटे हैं तो 18% है। सिल्ट का और छोटा है तो ये 22.5% है। ये बात हो रही है किसकी? फील्ड कैपेसिटी की। पार्टिकल साइज छोटे होंगे तो फील्ड कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ऐसे ही हम लोग अगर बात करें यहाँ पर आगे हम लोग बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग अवेलेबल वाटर की बात कर रहे हैं। ये भी पार्टिकल साइज छोटा होगा तो अवेलेबल वाटर बढ़ेगा। जैसे हमने बात की है कि सैंड के पार्टिकल का साइज बड़ा है, इसलिए मिनिमम अवेलेबल वाटर है ये कितना? ओनली 5%। इससे बड़े आए हम लोग लोम पर, क्ले लोम पर आए तो कितना है? 11.3%। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं सिल्ट लोम की तो सिल्ट लोम का कितना है? तो ये है 11.9%। आगे हम लोग चलें तो चिकपी, जिसको हम ग्राम या बंगाल ग्राम बोलते हैं, एंड ड्यू ग्राम हैज़ मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट। इनकी वाटर रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है। खरीफ में बात करें तो ड्यू ग्राम खरीफ क्रॉप है, खरीफ में इसकी, और चिकपी जो है रबी क्रॉप है, इनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। फिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी सिंगल क्रॉप की बात करें, इंडिविजुअल क्रॉप की बात करें, तो हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया अगर देखें कम्स अंडर व्हीट क्रॉप। व्हीट क्रॉप में हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया है 94.2%। देन शुगर केन एंड बार्ले कम्स इन ऑर्डर। शुगर केन और बार्ले इसके बाद आते हैं। सबसे ज़्यादा इरीगेटेड एरिया जो है व्हीट क्रॉप के अंडर आता है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे तो आगे हमारे पास यहाँ पर कुछ और पॉइंट है। हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट हैविंग मैक्सिमम इरीगेटेड एरिया। मैक्सिमम इरीगेटेड एरिया की बात चल रही है। एरिया हेक्टेयर में अगर बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा यूपी, देन राजस्थान, देन पंजाब, देन एमपी। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं अनइरीगेटेड एरिया की, इरीगेटेड के बाद अनइरीगेटेड, तो महाराष्ट्र, देन राजस्थान, देन एमपी, देन कर्नाटक। आप देखेंगे राजस्थान, एमपी ये दोनों जगह आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े स्टेट है। अगर इनका 50% एरिया इरीगेटेड है तो 50% अनइरीगेटेड में आएगा, इसलिए दोनों में ही ये आगे आते हैं। फिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम इरीगेटेड एरिया परसेंटेज में बोले, या एक चीज और बोले कि मैक्सिमम इरीगेटेड
स्टेट, तो यहाँ पर आंसर आएगा पंजाब। पंजाब का 99% एरिया इरीगेटेड है। मैक्सिमम इरीगेटेड स्टेट बोले या परसेंट बोले पंजाब आएगा, और अगर एरिया हेक्टेयर में बोले तो यूपी आएगा। ऐसे ही मिनिमम इरीगेटेड एरिया की बात की जाए तो इसमें आएगा मिजोरम। मिजोरम कितना है 7.3%। सेम बात करूंगा कि मैक्सिमम अनइरीगेटेड स्टेट, तो इसमें मिजोरम आएगा। मिजोरम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होती है, तो मासिन राम मेघालय में होती है, और मिनिमम रेनफॉल कहाँ होती है, लेह है जम्मू कश्मीर। वैसे लेह अब अलग से स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरी है, ये JNK में नहीं आता है, लेकिन यही चल रहा है पुराना। चिल्का उड़ीसा इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ ब्रिकिश वाटर इन इंडिया। चिल्का लेक जो है, चिल्का लेक उड़ीसा में जो है ये लार्जेस्ट लेक है, बट ये ब्रिकिश वाटर की है, ब्रिकिश सॉल्ट अफेक्टेड वाटर है। अगर लार्जेस्ट लेक बोले फ्रेश वाटर की तो बुलर लेक आएगा, और अगर उसने फ्रेश वाटर नहीं बोला, ब्रिकिश वाटर नहीं बोला, ओनली बोला लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो चिल्का लेक उड़ीसा आएगा, ये ध्यान रखना। फिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट इरीगेशन कमीशन इन इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एट 1901। फर्स्ट इरीगेशन कमीशन कब बना था, 1901 में बना था, ठीक है। ये इरीगेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ ड्रेन्स इज मेड वेयर टिम्बर इज अवेलेबल। टिम्बर, अभी हमने बात की थी कि जो पोल ड्रेन्स होता है इसको टिम्बर और बम्बू के जो हमने कहा बोर्ड होते हैं, पीस होते हैं, उससे हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। रिस्पेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन ड्रेनेज चैनल्स इन क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में ड्रेनेज चैनल की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 20 to 25 मीटर, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर बात होता है सैंडी सॉइल की, तो सैंडी सॉइल में कितना, तो सैंडी सॉइल में ये होता 40 to 50 मीटर। लेंथ ऑफ टाइल इन टाइल ड्रेन्स मेथड। टाइल ड्रेन्स मेथड में टाइल की ड्रेन हमसे पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है टाइल ड्रेन में टाइल की, तो ये होगी 30 to 45 सेंटीमीटर। एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, इंडिया की एवरेज एनुअल रेनफॉल पूछ रहा है, ये 112 सेंटीमीटर, ये तो हमने कहा MP की है। इंडिया की अभी हमने देखी थी, कितनी थी, वो थी 118.7 सेंटीमीटर, या उससे पहले बात करें तो 119.4 सेंटीमीटर, और ये किसके नियर है, तो ये 120 के नियर है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल की अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सिल्ट सॉइल की कितनी है, या इसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको बोला जा सकता है फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी इसकी कितनी है 22.6%। आगे हम लोग बात करते हैं, विच मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया। सबसे ज़्यादा रेनफॉल किससे होती है भाई, साउथ वेस्ट मानसून से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है 75 to 80%। द सिस्टम ऑफ ड्रेनेज इन विच मेन ड्रेनेज लाइन इज पास्ड थ्रू द सेंटर ऑफ फील्ड। फील्ड के सेंटर से मेन ड्रेनेज चैनल जो है वो पास अगर हो रही है, बोथ साइड से सेकेंडरी चैनल आकर इसमें कनेक्ट होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिंग बोन सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं हेरिंग बोन सिस्टम। ये हमने यहाँ पर बात की है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने देखे, ये इरिगेशन ड्रेनेज वाला जो पोर्शन है उससे रिलेटेड थे। इस तरह से हमारा इरिगेशन एंड ड्रेनेज वाला ड्रेनेज वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अच्छे से नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।